तो जिस तरीके से कांग्रेस में सोनिया गांधी जी को लाया गया, जिस ढंग से उस समय नेता के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो एक बैकग्राउंड था। उस बैकग्राउंड के आधार पर आज तक कांग्रेस आई है। और 2024 का चुनाव परिणाम के बाद आप देखेंगे तो ज्यादातर राज्यों में कमेटी जो गई थी या सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के नेता आकर के उस परिवार के विरुद्ध बोलने लगे थे, जो पहले कांग्रेस में नहीं होता था। राहुल गांधी जी के लिए कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए गए नेताओं के द्वारा, वो भी याद रखिए। इस समय चूंकि देश भर के और दुनिया के भी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट जितने हैं, जो एनजीओइस्ट हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जिनको कि आरएसएस से, बीजेपी से, हिंदुत्व से और कुछ लोगों को भारत से भी समस्या है, वो सब राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनके रणनीतिकार हैं। वो उस ढंग से पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। स्वयं कांग्रेस के अंदर एक असहजता है पुराने नेताओं के अंदर। कह रहे हैं जब महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आए लोकसभा के बाद, तो सब लोग इन्हीं एडवाइजर्स को, इन्हीं रणनीतिकारों को कह रहे थे कि आपका फॉर्मूला चल गया है। नहीं, इस कारण कह रहे थे कि लोगों ने ठीक से समझा नहीं उस चुनाव। मैं उस समय भी आपके टेलीविजन पर बोला था, उस समय भी मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखे थे, जहां भी इंटरव्यू दिया था, कि ये एक संक्रमणकालीन है, ये एक अस्थायी प्रवृत्ति है। भारत इस समय पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दूसरे प्रकार की 100 साल तक किसी संगठन ने काम किया है, दुनिया में अलग अलग संगठनों ने यहाँ काम किया है, एक वातावरण बना है। बीजेपी थोड़ा निराश करती है तो समस्या पैदा होती है। उससे फाइट करने के लिए पॉलिटिक्स के लेवल पर, नीति के लेवल पर, चेहरे के लेवल पर, रणनीति के स्तर पर उस प्रकार की प्रखरता और तत्परता चुस्ती नहीं है, तो आप नहीं मुकाबला कर सकते हैं। ये तो एक फेज था। जैसे पिछले 5 महीनों के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होती है कि हार के बाद कैसे जीता जाए, और कांग्रेस की रणनीति ये होती है कि अगर आप जीत गए हो, कैसे उसको जल्द से जल्द हार में तब्दील किया जाए। पर अगर उद्धव ठाकरे की बात की जाए, संजीव जी, आज जहां तक मुझे पता है शिवसेना के जो नेतृत्व है वो मुंबई में मौजूद था, उसके बावजूद कोई आया ना। शरद पवार दिल्ली में है, संसद चल रही है, इसलिए वो यहां पर है। पर उद्धव ठाकरे का ना आना ये क्या संदेश देता है, और क्या अब शिवसेना खुद के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई है? हिंदुत्व का जो पूरा एजेंडा था वो भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस ने उनसे ले लिया है। जहां तक बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी की बात थी, अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं देखिए लोगों ने बोल दिया है कि वो लेगेसी अब मेरे पास है। क्या होगा अब उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का, शिवसेना यूबीटी का? तो सबसे पहले तो जो आपने स्वयं पंजा एनालिसिस की अपने क्वेश्चन के साथ, उससे मैं सहमत हूँ। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उद्धव ठाकरे के सामने। उनकी पार्टी का क्या फ्यूचर होगा, उनके जो थोड़े बहुत विधायक चुन के आएंगे वो कितने उनके साथ रहेंगे, वो आगे क्या कदम उठाएंगे। इस समय देखिए, अभी बात हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए थे, तो अब ये ग्रेस क्या उद्धव को दिखाना चाहिए था? बिल्कुल दिखाना चाहिए था। बहुत पहले मैंने मिस्टर मोदी का एक इंटरव्यू किया था, नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का चरित्र अच्छे समय से ज़्यादा विपरीत समय में निकल के सामने आता है। अच्छे समय में तो आप ग्रेशियस और ग्रेसफुल और वेल मैनर्ड और अच्छा स्वभाव सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन जब समय विपरीत हो तब आप बड़ा दिल दिखाएं, एक ग्रेशियस नेचर दिखाएं, अच्छा स्वभाव दिखाएं, वो बड़ा चुनौती का काम है। तो अभी विपरीत समय है उद्धव ठाकरे के लिए। जब देवेंद्र फडणवीस आए थे उनको फिर भी मालूम था कि वो नंबर 1 पार्टी है और पानी उतर रहा है उनका, लेकिन समुद्र की तरह वापस आने की मतलब गारंटी तो शायद उनके मन में भी नहीं होगी, लेकिन एक संभावना प्रबल थी क्योंकि वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता थे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों आज कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल, कहीं वो फिल्म का समापन समारोह नहीं देख रहे हो उस नाटक मंच का। तो हालांकि नेवर से नेवर वाली बात भी है पॉलिटिक्स में, बट दोनों बहुत ज्यादा निरुत्साहित होंगे इन चुनावी नतीजों से और भविष्य बहुत अंधकार में लग रहा होगा। तो उनका नहीं आना, आते तो अच्छा लगता, लेकिन भाई झेप कितनी जबरदस्त होगी, कितनी जबरदस्त हार हुई है, शिकस्त हुई है। एंड आफ्टर महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, जैसे आपने कहा कि भाई पिछले 4-5 महीने पहले अब किसी को कुछ भी लगे, लेकिन ऑपोजिशन को एक ओपनिंग दिख रही थी कि बीजेपी का किला तोड़ा जा सकता है। हमने 240 पे रोक दिया है, आगे और रोकेंगे और जीत हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनको कमजोर करेंगे, हम सशक्त बनेंगे। कांग्रेस भी करीब 100 को छू रही थी, लेकिन वो स्थिति पूरी तरह से सर के बल कैसे खड़ी हो गई है 4 महीने में, इस पे तो एक थीसिस की जा सकती है कि ऑपोजिशन किस तरह से कंप्लीटली
एक डायरेक्शनलेस सी। पर सर, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा थीसिस लग रहा है, कोई आत्मचिंतन कर रहा है, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि आज सुबह से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। संजय राउत, जो कि रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने एक बार फिर से कहा कि देखो भाई, एकनाथ शिंदे तो एकदम खत्म हो चुका है, इनको खा जाएगी बीजेपी। क्या कुछ कहा है विपक्ष ने आज सुबह से, आज शपथ ग्रहण के बारे में एक बार सुन लेते हैं। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 23 तारीख को चुनाव परिणाम आए थे, प्रबल बहुमत के साथ आए थे। तो कुछ तो है खींचतान, कुछ तो अंदरूनी लड़ाई थी, जिसे शांत करने में 11 दिन लग गया देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा में। जब शुरुआत ऐसी तो अंत भी ऐसा ही होगा कि अभी तो कौन मलाईदार डिपार्टमेंट, पावर वाले डिपार्टमेंट, ये सब किसके पास जाए, खींचतान जारी है, खींचतान जारी है। कब आया था चुनाव के नतीजे, कब आए थे? 23 को। आज तारीख कौन सी है? 5। इतनी लंबी अवधि बहुत सारी कहानियां कहती हैं। खैर, फडणवीस साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं।